प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन मोदी की एआई वीडियो बनाने पर दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के नेता संकेत गुप्ता के शिकायत पर दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने ने एक बड़ा एफआईआर दर्ज किया है एआई वीडियो बनाने को लेकर। दरअसल 10 सितंबर को बिहार कांग्रेस के एक ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का एक एआई जनरेटेड वीडियो जारी किया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और एक्शन ये लिया है कि कांग्रेस और कांग्रेस के आईटी सेल पर एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल इस विवाद को देखते हुए कांग्रेस ने भी बड़ा बयान दिया और कहा है कि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है वो ठीक नहीं है। दूसरी ओर एआई वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का जारी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी एक वीडियो जारी किया था, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और राजीव गांधी को एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से दिखाया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर सियासत तेज हो गई है। हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट, दिल्ली। राजधानी लखनऊ में आज भाजपा और संघ के बीच में समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक काफ़ी लंबी चली और इसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। खास तौर से इस बैठक का लक्ष्य अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव, साथ ही साथ 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा थी। इसे लेकर के मंथन हुआ है और इसके साथ ही साथ बीते दिनों विद्यार्थी परिषद के छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ उसे लेकर के भी इस बैठक में चर्चा की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल्लाह सिंह के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी को पूरे प्रदेश में चलाने के आदेश दिए हुए हैं, तो उसी को लेकर शासन और प्रशासन काफ़ी मुस्तैद दिख रहा है। और जब से ये आदेश हुए हैं तभी से पूरे पुलिस महकमा जो है वो अलर्ट मोड पर है और प्रदेश के सभी ज़िलों में ये ऑपरेशन बड़ी ही मुस्तैदी के साथ चलाया जा रहा है, जिसका असर जो है अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले जिस तरीके से फर्जी बाबा और गलियों में और सड़कों पर घूमते हुए दिखाई देते थे, अब फिलहाल वो दिखने बंद हो गए हैं और पूरे प्रदेश के हर राज्य में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हज़ारों की तादाद में इस तरह के जो कालनेमी थे वो काफ़ी पकड़े भी गए हैं। और देश और विदेश से आए हुए जो लोग आकर यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे थे उन लोगों में भी एक हड़कंप मचा हुआ है। आज देहरादून में भी बांग्लादेश से आई 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि एक बड़ी बात है, क्योंकि इसमें अब महिलाओं का भी कहीं ना कहीं रोल देखने को मिल रहा है। क्योंकि महिलाएं भी इस तरह की बाबा का रूप लेकर विदेश से आकर यहाँ पर रह रही हैं, अवैध रूप से रह रही हैं, जिसको लेकर पुष्कर सिंह धामी के जो आदेश हैं वो कड़े आदेश हैं कि किसी भी तरह का कोई भी अवैध रूप से आकर प्रदेश में ना रहे, जिसके लिए एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है। और वो कहीं ना कहीं अब प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई मुहिम कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है। रुड़की से न्यूज स्टेट के लिए अली मेहदी। उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। धर्मगुरु रामभद्राचार्य के इस बयान ने फिर नया पखेड़ा खड़ा कर दिया है। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहने वाले रामभद्राचार्य ने अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कह दिया, जिसको लेकर नया सियासी बखेड़ा देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी में आकर उन्हें मिनी पाकिस्तान जैसा महसूस होता है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि भारत में हिंदू संकट में हैं। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, हम अपने ही देश में हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता है मानो ये मिनी पाकिस्तान है, तो अब हमें मुखर होना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। इस बयान के बाद सियासी पारा आसमान छू रहा है। मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने रामभद्राचार्य के बयान को न केवल अपमानजनक कहा, बल्कि समाज को बांटने वाला भी बताया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम भाईचारे के साथ रहते हैं, वे एक दूसरे के सुख दुख में भी शामिल होते हैं। ऐसे बयान समाज को बांटने के लिए दिए जाते हैं।
क्या सभी मुसलमान आतंकवादी हैं? ये बयान पूरी तरह से गलत और निंदनीय है। हसन ने आगे कहा कि रामभद्राचार्य को बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे बयान समाज में नफरत फैलाते हैं। हालांकि अपने इस बयान को लेकर अब उनकी ओर से सफाई भी आई है। तो उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान लगता है। आज भी कह रहा हूँ, क्यों संभल से इतना पलायन हो रहा है हिंदुओं का। मेरे समय बहुत से लोग हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। मुजफ्फरनगर में हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। कौन गलती मैंने कही? फिलहाल धर्मगुरु रामभद्राचार्य के बयान पर अब बवाल देखा जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। कौशाम्बी जिले से 2 तस्वीरों ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है। कुछ दिनों पहले एक शव को मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए तस्वीरें और वीडियो सामने आई थीं। वहीं अब कौशाम्बी से कूड़ा गाड़ी से शव को शमशान घाट ले जाते तस्वीर और वीडियो सामने आए हैं। सिराथू में बाइक से शव को ले जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब नगर पालिका परिषद भरवारी में एक शव को कूड़ा गाड़ी में शमशान घाट ले जाने का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस घटना ने ब्राह्मण समाज सहित स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया, जो इसे मानव शव का अपमान और सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन मान रहे हैं। नगर पालिका परिषद भरवारी के कर्मचारी शुभम मिश्र की माता का आकस्मिक निधन हो गया था, परिजनों ने शव को शमशान घाट ले जाने के लिए नगर पालिका से शव वाहन की मांग की थी। आरोप है कि नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों ने शव वाहन उपलब्ध कराने के बजाय कूड़ा गाड़ी ही भेज दी। मजबूरी में परिजनों को शव को कूड़ा गाड़ी में ही शमशान घाट तक ले जाना पड़ा। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों और सोशल मीडिया पर वीडियो देखने वालों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। खासकर ब्राह्मण समाज ने इसे मानव शव का अपमान बताते हुए गहरी नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि इस तरह का शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना धार्मिक और सामाजिक तरीके से अनुचित है। नगर पालिका भरवारी में 2 शव वाहन है, उसके बाद भी कूड़े से एक शव का ले जाना ये दिखाता है कि नगर पालिका परिषद भरवारी पूरी तरह से अमानवीय हो गया है। ये अमानवीयता की हद को पार करने वाला मामला है। इस मामले में नगर पालिका परिषद भरवारी के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि उनके पास से 2 शव वाहन उपलब्ध हैं। उन्हें कूड़ा गाड़ी से शव भेजे जाने की जानकारी नहीं थी। उन्होंने इसे गलत करार देते हुए कहा है कि इसकी जांच कर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं, लेकिन कानपुर में एक अनोखा तर्पण हुआ। यहाँ अजन्मी बेटियों के मोक्ष के लिए पिंडदान और जलदान किया गया है। खास बात यह है कि महिलाएं परंपरा तोड़कर न सिर्फ अजन्मी बेटियों के लिए बल्कि अपने पुरखों के लिए भी तर्पण कर रही हैं। तर्पण कर रही महिलाओं ने समाज को ये संदेश दिया है कि बेटियां बोझ नहीं वरदान हैं। कानपुर के सरसैया घाट पर सैकड़ों लोग जुटे। विदुषी महिलाओं ने गंगा किनारे पहुंचकर अजन्मी बच्चियों के लिए विधिवत तर्पण और पिंडदान किया। ये कार्यक्रम संस्थान पिछले 15 सालों से लगातार कर रहा है। संस्थापक मनोज सेंगर बताते हैं कि साल 2011 में इस परंपरा की शुरुआत हुई थी और मकसद यही है कि भ्रूण हत्या जैसी क्रूरता को समाज से खत्म किया जा सके। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पौत्री नंदिता मिश्रा ने भी विशेष तर्पण और श्रद्धांजलि दी। आमतौर पर तर्पण और श्राद्ध पुरुष ही करते हैं, लेकिन कानपुर की महिलाएं वर्षों से परंपरा तोड़कर न सिर्फ अजन्मी बेटियों बल्कि अपने पूर्वजों के लिए भी तर्पण कर रही हैं। टीम न्यूज स्टेट। असम में भूकंप से एक बार फिर से धरती कांपी है। आपको बता दें कि लगातार इस रीजन में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। अभी से 1 से 2 महीने पहले लगातार भूकंप से धरती कांपी थी। 4.3 रिक्टर स्केल पैमाने पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, लेकिन एक बार फिर से तेज तीव्रता का भूकंप का झटका जो है वो महसूस किया गया है। और ये झटका न सिर्फ असम में बल्कि आपको बताएं इसके अलावा पश्चिम बंगाल, नेपाल तक इसके भूकंप के झटके जो है और चीन तक इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। असम के धेकिया जुली नाम की एक जगह है जहां से 16 किलोमीटर दूर 5.9 तीव्रता का ये भूकंप आया है, जिसने एक बार फिर से इस पूरे रीजन में लगातार आ रहे भूकंप को लेकर के एक बार फिर सवाल पैदा कर दिए हैं कि क्या फिर से एक बार सिलसिला जो है भूकंप का शुरू हो जाएगा, क्योंकि लगातार 7 बार एक महीने में 7 बार भूकंप के झटके इस रीजन में महसूस किए गए थे। तब विशेषज्ञों का कहना था कि लगातार भूकंप आना एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। हालांकि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन संकेत तौर पे देखें तो इसको अच्छा नहीं माना जा सकता। और फिर वही हुआ,
5.9 तीव्रता का भूकंप जो है धेकिया जुली जगह से 16 किलोमीटर दूर आया है और ये कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल खड़ा कर रहा है। यही इस तरह तीव्रता का भूकंप अगर दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में आता तो तबाही ला सकता था। 5.9 तीव्रता का भूकंप बहुत छोटा भूकंप नहीं होता है, बहुत कम तीव्रता का भूकंप नहीं होता है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। लैंगपुई एयरपोर्ट पे इस समय मौजूद हैं। अचानक फ्लाइट कैंसिल होने से लोगों में अफरा तफरी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इसका अल्टरनेट क्या है, क्योंकि एक ही फ्लाइट है और आप इस समय देखिए इंडिगो के गेट पर कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। लोग यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि एक ही फ्लाइट है, लोगों को मीटिंग्स अटेंड करना है, तमाम जगहों पर जाना है, ज़रूरी अपॉइंटमेंट्स हैं, परिवार के पास पहुँचना है। ऐसे में यहाँ पर लोग स्टक हो चुके हैं। सारी फ्लाइटें जो हैं फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या हुआ है सर? हमारा फ़्लाइट सैटरडे का है इधर से कोलकाता जाने के लिए। वो फ़्लाइट कल मौसम के लिए ख़राब हो गया, इसलिए फ़्लाइट कैंसिल हो गया। फिर बाद में आज का फ़्लाइट दिया है। आज का फ़्लाइट सुबह का 11 बजे का दिया है। वो फ़्लाइट 2 बार 3 बार रीशेड्यूल हो गया। अभी तो बोल रहा है मौसम ख़राब है, कैंसिल हो गया। मतलब आपके पास 2 दिन से आप स्टक हैं यहाँ? 2 दिन पे इधर ही स्टक है। अच्छा, अब क्या बता रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं तो इधर का मौसम कैसे पता नहीं है। कल को भी आप सिलचर से पकड़ो फ़्लाइट, हम सिलचर का फ़्लाइट दे रहा हूँ। आप कैसे जाएंगे तो सिलचर जाओ, पता नहीं कैसे जाना का। 8 घंटे का रास्ता है। 6-7 घंटे लग जाएंगे। हाँ, 6-7 खराब रोड में। हाँ, बहुत ख़राब है। इसलिए लोग देखिए फंसे हुए हैं यहाँ पर अपना सामान लेकर के और यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आप कहाँ जा रहे हैं सर? मेरा कोलकाता आइजॉल टू कोलकाता और कोलकाता टू पटना था। तो अभी क्या बता रहे हैं? अभी कल भी मैं आया था, कल भी फ़्लाइट कैंसिल हुआ, फिर मैं वापस आइजॉल गया, सिटी गया, फिर आज आया, रिशेड्यूल हुआ था आज का, आज भी फ़्लाइट कैंसिल हो गया। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? काफ़ी दिक्कत हो रही है। आप यहाँ से 1.5 घंटा 2 घंटा आइजॉल जाने में लगता है, फिर आने में लगता है। मतलब ओवरऑल आप देखो तो ये टोटल एक्सपेंस 10,000 के आसपास पड़ता है। 10,000 के आसपास। तो कंपनी ने कुछ बताया कि कुछ हम करें? कंपनी की तरफ से कुछ नहीं है, वो सिर्फ टिकट आपको रीशेड्यूल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब तो मैं कल से फ्लाइट कैंसिल चल रही है, आज फिर फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ये वजह है कि आखिर लोग अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सैयद आमिर हुसैन, एयरपोर्ट आइजॉल। राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से आज इंडिगो की एक फ़्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी, जिस दौरान एक बड़ी घटना होते होते बच गई। दरअसल इंडिगो की इस फ्लाइट में तकनीकी दिक्कतें कुछ सामने आ रही थी। इसके बाद टेक ऑफ करने से पहले ही फ्लाइट को रोका गया। उसकी तमाम खामियों को भी दूर करने की बात कही गई। बताते चले करीब 150 से अधिक सवार लोग थे इसमें, और ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव भी इस विमान में सवार थी। इंडिगो की तरफ से ये बात कही गई कि विमान में तकनीकी दिक्कतों को दूर करने का काम किया गया है। साथ ही साथ जो यात्रियों को तमाम तरह की दिक्कतें आई हैं उसके लिए उन्हें खेद है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट लखनऊ। जम्मू कश्मीर में विष्णु देवी यात्रा जो है आज से शुरू होने वाली थी, लेकिन अगर देखा जाएगा कि कश्मीर घाटी में कई दिनों से जो मौसम खराब रहा है, अगर हम विष्णु देवी की बात करेंगे तो विष्णु देवी में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। उस बारिश की वजह से जो ट्रैक है वहाँ पे मड स्लाइडिंग और लैंड स्लाइडिंग हुई है, उसकी वजह से फिर से यात्रा को जो है रोकना पड़ा गया है। अगर इस यात्रा की बात करेंगे तो इससे पहले 26 अगस्त को जो है 34 श्रद्धालु की जो है मौत हुई है, तो उसके बाद पूरी तरीके से इस यात्रा को बंद किया गया है। लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर इस यात्रा को जो है शुरू किया गया था। आज जो यात्रा है वो यहाँ पे चलने वाली थी, लेकिन पूरी तरीके से मौसम जो खराब रहा, उस मौसम की वजह से पूरे ट्रैक पे जो है मड स्लाइडिंग और लैंड स्लाइडिंग हुए, उसकी वजह से पूरी तरीके से फिर एक बार इस यात्रा को रोकना पड़ा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मीर मुंतजिर के साथ खालिद आर, न्यूज़ स्टेट। संभल में जामा मस्जिद के सामने एटीएस ऑफिस बनाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल का है, जहां पर 24 नवंबर को हिंसा के बाद पहली बार जनपद में एटीएस ऑफिस बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं यहाँ की जो तस्वीरें, जो जिस तरीक़ा से जो एटीएस ऑफिस है वो जामा मस्जिद के सामने है, और जो सत्यव्रत पुलिस चौकी है इसमें एटीएस ऑफिस चालू किया गया है, जिससे लेकर के यूपी के एटीएस की आईजी प्रेम गौतम ने 8 सितंबर को संभल एसपी को एक लेटर भेजा था, जिसमें बताया
कि संभल में ATFS फील्ड यूनिट के स्थापित की जानी है। तो इसको लेकर के प्रस्ताव न्यूनतम 10 लोगों के लिए कार्यालय भवन और उनके रहने के आवास व्यवस्था पुलिस लाइन में कराई जाए, जिसको लेकर के जो सत्यव्रत पुलिस चौकी है, जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी है, उसमें जो ATS की ऑफिस है उसे अस्थायी रूप से चालू किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से जो तैयारी बिल्डिंग में अभी जो सत्यव्रत पुलिस चौकी की बात की जाए तो जो यहाँ पर जो सत्यव्रत पुलिस चौकी है वो 3 मंजिल है। यहाँ पर अधिकतम बड़े कैमरे भी लगे हुए हैं, दीवार पर महाभारत की जो कुछ श्लोक भी रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीका से जो सत्यव्रत पुलिस चौकी है जिसके अंदर जो ATS ऑफिस बनाई गई है, तो इसी के अंदर ATS ऑफिस के अंदर ही जो CCTV कंट्रोल रूम भी पहले से ही यहाँ पर स्थापित है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से माना जा रहा है कि संभल में हिंसा के बाद पहली बार ATS ऑफिस जो बनाया जा रहा है, तो जिसको लेकर के क्योंकि यहाँ पर जो हिंसा हुई थी उसमें कुछ पाकिस्तानी कारतूस भी पाए गए थे और जिसमें कुछ लोगों का यहाँ पर जो संगठन है जो उन संगठनों से भी इनका जुड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर के शासन ने जो जारी किया लेटर जारी किया था कि यहाँ पर ATS कार्यालय बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं जो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जो ये सामने दिख रहे जामा मस्जिद है और जिसके सामने ही जस्ट सत्यव्रत पुलिस चौकी है, जहाँ पर ATS पुलिस चौकी का जो ATS है पुलिस कार्यालय का वहाँ पर सुचारू रूप से कार्य किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर के माना जा रहा है। जी, संभल से कैमरामैन के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट संभल। मुरादाबाद में दिल्ली रोड स्थित मानसरोवर रेड लाइट पर एक ऐसा हादसा पेश आया जिसमें अचानक 2 घोड़े सड़क किनारे बह रहे नाले में गिर गए। बताया जा रहा है कि अचानक बग्घी का बोल्ट खुलने के चलते घोड़ों ने अपना नियंत्रण खो दिया। इसी के चलते 2 घोड़े सड़क किनारे बह रहे गहरे नाले में जा गिरे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हुआ, तो वहीं घटना स्थल पर लोगों की भीड़ भी जुट गई। राहगीरों ने घोड़ों को नाले से बाहर निकालने की काफी कोशिश की, यहाँ तक कि लोगों ने अपने कपड़े उतार कर नाले में कूदकर घोड़ों को बाहर निकालने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता न मिल सकी। रेड लाइट पर तैनात यातायात पुलिस द्वारा JCB को मौके पर बुलाकर दोनों घोड़ों को बाहर निकाला गया। नाले से घोड़ों को बाहर निकालने का ये रेस्क्यू अभियान लगभग 2 घंटे चला और कड़ी मशक्कत के बाद घोड़ों को बाहर निकाला गया। हालांकि इस रेस्क्यू में घोड़ों के मामूली चोटें भी आई हैं, जिसके चलते पशु चिकित्सकों द्वारा घोड़ों का इलाज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बेजुबानों के लिए लोगों की हमदर्दी इस बात की गवाही देती है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। गोंडा के महाराजगंज में बड़ा हादसा हो गया, जहां पर एक पुराना मकान मरम्मत के दौरान गिर गया, जिसके नीचे 4 मजदूर दब गए। सूचना पर पहुंची जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। उसके नीचे 4 मजदूर दबे हुए थे, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। चारों को मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा गया, जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई और 3 अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज गोंडा के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। जिला अधिकारी के अनुसार एक जो मौत हुई है उसका पोस्टमार्टम जल्दी कराकर उसके परिवार को सहायता दी जाएगी। हमें सूचना मिली कि कुछ लोग अपना मकान तोड़ के, मतलब मजदूर लगा के मकान तोड़ के पुनः मकान निर्माण का कार्य कर रहे थे। तो वहाँ पे तोड़ते हुए मकान गिरा, जिसमें 4 लोग दबने की सूचना मिली। सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन, पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से 4 लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें से 3 लोग अभी अस्पताल में हैं, उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनके वाइटल स्टेबल है। एक जो है वो गोंडा से अंबिकेश्वर प्रताप पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद इंदिरापुरम पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश का नाम शाहबाज बताया जा रहा है, जो दिल्ली का रहने वाला है। बदमाश के ऊपर दिल्ली NCR में लूट और चैन स्नैचिंग के 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। साथ शाहबाज आज भी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में आया था, जिसकी पुलिस को भनक लग गई। जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो बदमाश के पैर में जा लगी। वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा फरार बदमाश की तलाश की जा रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस बदमाशों पर काल बनकर टूट रही है। ऐसे में गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे शातिर लुटेरे को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, जो लगभग 40 महिलाओं से लूट स्नैचिंग कर उन्हें निशाना बना चुका है।
पुलिस ने बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, वहीं चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। हालांकि बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए पुलिस अलर्ट है और लगातार पुलिस बदमाशों को सबक भी सिखा रही है, जिससे बढ़ती आपराधिक घटनाओं पे अंकुश लग सके। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार आने वाले दिनों में प्रदेश भर की सड़क और पुलों के निर्माण को लेकर के करीब 22,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को आज स्वीकार कर लिया गया है। इसके तहत आने वाले दिनों में प्रदेश भर के अलग अलग जगहों पर सड़क और पुलों के निर्माण में जो प्रस्ताव आए हैं उनमें इस रकम का उपयोग किया जाएगा। गौरतलब है, विधायक और सांसदों की तरफ से ये तमाम प्रस्ताव बीते दिनों सरकार तक पहुंचे हैं, विभाग के पास पहुंचे हैं। ऐसे में इन्हीं तमाम चीज़ों के मद्देनज़र विभाग को इतनी बड़ी राशि इस काम के लिए दी जाएगी। इसे लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार शीतकालीन बजट सत्र में अब आने वाले दिनों में बजट भी बढ़ाने की बात कहेगी। इसके बाद जल्द ही इस बजट का उपयोग सड़क और पुलों के निर्माण में होता हुआ नजर आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस बजट का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा, जिससे कि वहां पर सड़कें बेहतर हो सकें। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। लगातार चौथी बार गेट खुलने के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है। ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं नर्मदा तट बारी घाट की हैं और हम इस वक्त जहां मौजूद हैं ये घाट से लगभग 40 फीट ऊपर है। हम गुम्बद दिखाना चाहेंगे आपके बीचों बीच। आप देखिए मां नर्मदा का एक मंदिर है जिसका सिर्फ और सिर्फ गुम्बद दिखाई दे रहा है। ऐसे में भक्त भी आ रहे हैं क्योंकि पितृपक्ष का दौर चल रहा है, लोग पूजन अर्चन भी यहाँ कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको जो दिखाएंगे सामने, ये धर्मशाला है, लेकिन धर्मशाला का सिर्फ छत ही दिखाई यहाँ पर दे रहा है और पूरी तरह से जो है नर्मदा जी में समाया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल जो है नर्मदा में लगभग 40 फीट पानी ऊपर है और पूजा पाठ का दौर भी चल रहा है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो व्यवस्थाएं भी की गई हैं, प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है। पानी के अंदर जाने की लोगों को अनुमति नहीं है, लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो दूर से ही कर रहे हैं। कितना पानी यहाँ बढ़ा हुआ है घाट में, क्या लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा। आम दिनों की अपेक्षा हम बात करें, कल से ज़्यादा। कल मैं आया था, कल और नीचे पानी था, आज बहुत ज़्यादा। अच्छा, लगभग लगातार ये तीसरी बार ऐसा हुआ कि नर्मदा जी का जलस्तर काफी नहीं, अभी 3 से ज़्यादा अधिक बार हो गया। 4 से अधिक बार। हाँ। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 4 से अधिक बार जो है नर्मदा जी का वाटर लेवल बढ़ गया है और अभी पानी जो है वो लगभग 40 फीट के आसपास जो है नर्मदा से ऊपर नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ अमित सोनी, न्यूज स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।